राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है धोखेबाज पति। राधिका की शादी को लगभग 20 साल होने जा रहे थे। उसके 2 बच्चे हैं, बेटा 18 साल का और बेटी 12 साल की। वह अपने सास ससुर और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहती थी और उसके पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे और हर महीने घर खर्च के पैसे भेजते थे। खुद कभी 6 महीने में, कभी 4 महीने में 2-3 दिन के लिए आ जाते थे। राधिका की शादी की 20वीं सालगिरह आने वाली थी, तो उसके बच्चे अपने पापा को सरप्राइज़ देने के लिए उससे जिद कर रहे थे कि वह अपने पति के पास दूसरे शहर में चली जाए और जाकर उन्हें सरप्राइज़ दे। यानी बच्चे चाहते थे कि राधिका अपनी शादी की सालगिरह अपने पति के साथ मनाए। राधिका ने बच्चों से बहुत मना किया, लेकिन बच्चे नहीं माने। माँ देखो ना, अब तो टिकट भी बुक हो चुकी है, अब तो मान जाओ। ये बोलते हुए राधिका का 18 वर्षीय बेटा अमित अपनी माँ को मोबाइल पर ही कंफर्म टिकट दिखाता है। राधिका कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी 12 वर्षीय बेटी आशी अपने भैया की तरफ देखते हुए कहती है, सच में भैया बुकिंग हो गई? अब तो माँ को कोई भी रोक नहीं पाएगा पापा से मिलने से। राधिका अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों को ये क्या हो गया है? क्या जिद लेकर बैठ गए हो? और आशी तुम ये सब क्या सोच रही हो? क्या बोल रही हो? पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है, बस फालतू की बातों में दिमाग लगाती रहती हो। लेकिन अमित अपनी माँ की बात को अनसुना करके अपनी माँ और बहन को खुशी खुशी देखता हुआ बोल रहा था कि माँ कितना अच्छा लगेगा जब पापा आपको अपनी शादी की 20वीं सालगिरह पर अचानक अपने दरवाजे पर खड़ा देखेंगे। वो तो सरप्राइज ही हो जाएंगे, शायद वो तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। ये सरप्राइज गिफ्ट पापा को कितना पसंद आएगा। तभी ड्रामेबाज आशी कहती है, वाह मम्मी कितना मज़ा आएगा। फिर आप पापा के साथ रोमांटिक सॉन्ग गाना, बिल्कुल पिक्चरों की तरह। मम्मी पापा जैसे ही दरवाज़ा खोलें आप सरप्राइज बोलना। अपने दोनों बच्चों की बातें सुनती हुई राधिका मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन ऊपरी बनावट के साथ बोली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अपनी माँ को ऐसा बोल रहे हो? तब आशी बोली, इसमें शर्म की क्या बात है, आजकल तो खुल्लम खुल्ला प्यार होता है। फिर राधिका अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बोली, प्यार तो हमारे समय में होता था, जब हम एक दूसरे से कुछ बोलते भी नहीं थे और इशारों इशारों में सब बात समझ जाते थे। तब दोनों बच्चे एक साथ उसके गले में हाथ डालते हुए बोले, वाह माँ आप कितनी रोमांटिक बातें करती हो, कहाँ छुपा कर रखी थी आपने यह बातें? राधिका शर्मा जाती है और धीरे से दोनों बच्चों के गाल पर एक एक चपत लगाते हुए कहती है, चलो जाओ यहाँ से। लेकिन बच्चे कहते हैं, माँ आप अब हमें चलाओ मत, और अब तो आपकी टिकट भी बुक हो चुकी है, इसीलिए आप कल ही पापा के पास जाने के लिए निकल जाओ, परसों आपकी एनिवर्सरी है। तब राधिका कहती है, लेकिन बच्चों तुम्हें तो पता ही है कि दादाजी और दादी जी की तबीयत बिगड़ी रहती है, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? तब अमित कहता है, माँ कौन सा तुम साल भर के लिए जा रही हो, बस 1 हफ्ते की ही तो बात है, हम सब संभाल लेंगे, अब हम बच्चे थोड़े ही हैं, और दादा दादी की तबीयत भी अभी तो ठीक है। बच्चों की बातें राधिका की सास सुन रही थी। वो भी राधिका से बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहती हैं, बेटा जब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो हुआ कुछ दिन, हम सब संभाल लेंगे। अपनी सास की बातें सुनकर राधिका जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब अमित अपनी माँ को कंधों से पकड़ता हुआ उसके कमरे की तरफ ले जाता है और बोलता है, माँ जल्दी जल्दी तैयारी करो, कल ही तो निकलना है। तब राधिका कहती है, तुम बच्चे भी ना सोचने का मौका भी नहीं देते हो, इतनी जल्दी में मैं कैसे करूँगी? अमित बोला, इसमें सोचने की क्या बात है, 4 जोड़ी कपड़े रखो और हो गया। राधिका जाने के लिए बहुत खुश थी। उसने अपने पति विवेक की पसंद के मोतीचूर के लड्डू भी बनाए, क्योंकि उसे पता था कि वह लड्डू उन्हें बहुत पसंद हैं और वह उन्हें सरप्राइज के साथ वह लड्डू भी खिलाना चाहती थी। इसीलिए बड़ी मेहनत से उसने उनके लिए देसी घी के लड्डू बनाए। विवेक मुंबई में नौकरी करते हैं, उन्हें अच्छा पैकेज मिलता है और यहाँ आगरा में उनका पुश्तैनी मकान है, जहाँ राधिका विवेक के माता पिता और अपने बच्चों के साथ रहती है। जब राधिका की शादी हुई थी तब सभी इसी पुश्तैनी मकान में रहते थे और विवेक की यहीं आगरा में ही एक छोटी सी नौकरी थी।
शादी के कुछ समय बाद ही विवेक की नौकरी मुंबई में लग गई। बड़ी कंपनी से ऑफर था और बहुत ही अच्छा पैकेज मिल रहा था। इसीलिए सबने अपने दिल पर पत्थर रखकर विवेक को वहाँ भेज दिया। पहले तो सोचा था कि राधिका भी वहाँ चली जाएगी, लेकिन राधिका विवेक के साथ वहाँ कभी भी नहीं जा पाई। सास ससुर की देखभाल, फिर अमित और आशी का जन्म, धीरे धीरे उसकी यहीं दुनिया बस गई। विवेक हर महीने अकाउंट में पैसे भेज दिया करता था। उन्हीं पैसों से राधिका घर का खर्चा चलाती थी। विवेक 4-5 महीनों में कभी 2-3 दिन के लिए घर भी आ जाता था और उस पर भी पूरा परिवार उसे घेरे रहता था। तो राधिका और विवेक आपस में कम ही मिल पाते थे। आज राधिका भी पूरे मन से विवेक के पास जाने की तैयारी कर रही थी। समय पर अमित ने उसे ट्रेन में बिठा दिया और एक छोटे बच्चे की तरह उसे समझाने लगा कि रास्ते में कहीं मत उतरना, सीधे अपने स्टॉप पर उतरना। अलग अलग बातें उसे समझा रहा था, क्योंकि उसकी माँ कभी भी अकेले इतनी दूर सफ़र पर नहीं गई थी। अब अपनी माँ को इतनी दूर भेजना, वह भी अकेले, उसे भी डर सताने लगा था। लेकिन राधिका अमित को समझाते हुए कहती है, अमित, मैं कोई बच्ची थोड़े ही हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वहाँ जाकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। तब उसने माँ से कहा, माँ, मैंने एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है, ट्रेन से उतरकर वहाँ के लिए टेम्पो ले लेना। अपनी माँ राधिका को अपने पिता के पास भेजने की इच्छा तो अमित की ही थी, लेकिन अब उसकी माँ ठीक से पहुँच पाएगी या नहीं, ये डर उसे सता रहा था। अमित की आंखों के सामने उसकी ट्रेन चल पड़ी। इस समय राधिका की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवाओं के साथ उसके मन में दबी हुई इच्छाएं भी उसके साथ जागने लगीं। आज भी राधिका ने उन पलों को संजो कर रखा हुआ है जो उसने विवेक के साथ बिताए थे। इतने सालों में पहली बार राधिका और विवेक इतने दिन एक साथ रहेंगे। टाइमिंग देखकर राधिका अंदाजा लगा चुकी थी कि जब वह विवेक के घर पहुंचेगी तब वह घर पर ही होगा। रात के समय में राधिका की आंखों में नींद नहीं थी, बस मीठी यादों में सारा समय कट गया। और सुबह के लगभग 6 बज रहे थे कि अमित का कॉल आया, मम्मी, अब उतरने का समय हो गया है, तुम देखकर उतरना और ऑटो लेकर उस एड्रेस पर चली जाना। राधिका ने हंसते हुए कहा, अमित, इतनी टेंशन क्यों लेता है बेटा, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़े ही हूँ, मैं पहुँच जाऊँगी और पहुँचकर तुझे फ़ोन करूँगी। उसके बाद ट्रेन से उतरकर राधिका ऑटो पकड़कर अमित के दिए हुए पते पर पहुँच गई। धीरे धीरे दरवाजे पर पहुँची। बैल बजाने से पहले वह अपने आप को ठीक करने लगी। वो चाहती थी कि उसका पति जब उसे देखे तो खुशी के मारे बेहाल हो जाए। उसने जल्दी जल्दी अपनी साड़ी और बाल ठीक किए, फिर उसने बैल बजाई, लेकिन पहली बार में विवेक ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद राधिका ने दोबारा बैल बजाई। तब अंदर से चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी और एक औरत ने आकर दरवाज़ा खोला। अपना जूड़ा ठीक करते हुए बोली, कहिए, किससे मिलना है आपको? पहले तो राधिका उस औरत को देखकर अचरज में पड़ गई कि शायद मैं गलत पते पर आ गई हूँ, लेकिन फिर भी उसने वह एड्रेस दिखाते हुए उससे पूछा कि विवेक गुप्ता का घर यही है? तब उस औरत ने कहा, हाँ, ये विवेक का ही घर है, क्या काम है आपको? तब राधिका ने पलटकर उस औरत से पूछा, लेकिन आप विवेक की कौन हैं? तब उसने कहा, कैसा सवाल है, मैं उसकी पत्नी हूँ। उसकी बात सुनकर राधिका गिरते गिरते बची। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह उससे अभी कुछ पूछती कि तभी पीछे से आवाज़ आई, मधु, कौन आया है? जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। उस औरत ने विवेक को आवाज़ लगाई, विवेक देखो, कोई औरत तुमसे मिलने आई है। उस औरत की बात सुनकर राधिका का मन बेचैन हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अंदर की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वह किसी और विवेक के घर आ गई है। लेकिन उसकी यह गलतफहमी भी दूर हो गई जब उसने विवेक को अपने सामने खड़ा पाया। विवेक भी उसे देखकर एकदम चौंक गया और घबराए स्वर में बोला, तुम? उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई थी। दूसरी औरत मधु भी उसे आश्चर्य से देख रही थी। मधु विवेक से कुछ पूछती उससे पहले ही विवेक के फ़ोन पर घंटी बजी। विवेक का चेहरा बता रहा था कि फ़ोन अमित का ही है। विवेक ने फ़ोन को कट कर दिया। उसे फ़ोन कट करते देख राधिका बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। किस गली जाना है उसे ये तक नहीं पता था।
आंसुओं की धार जो कभी भी टपक पड़ती उसे अपने आंचल से पोंछते हुए वह बस चली जा रही थी। उसे नहीं पता था वह किधर जा रही है। चलते चलते वह फुटपाथ पर आकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन उसके फ़ोन पर लगातार अमित का फ़ोन बजे जा रहा था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि फ़ोन को उठाए। लेकिन अगर वह अमित का फ़ोन नहीं उठाती तो वह परेशान हो जाता। इसीलिए हिम्मत करके उसने अपने आंसू पोंछे। 2 घूंट पानी पीकर उसने फ़ोन उठाया तो उधर से अमित की घबराई हुई आवाज़ आई। माँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पापा तो घर पर हैं ही नहीं, वह दूसरे शहर गए हुए हैं। मुझे पहले पापा को बता देना चाहिए था, नहीं तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। खैर, अब ऐसा करो, जल्दी से दूसरी टिकट लेकर वापस आ जाओ, क्योंकि पापा को तो आने में कुछ दिन लगेंगे। राधिका ने बस इतना ही कहा, ठीक है बेटा। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन कुछ देर पहले विवेक के घर उसे जो सरप्राइज़ मिला वह उसे सहन नहीं कर पा रही थी। विवेक ने कितनी आसानी से अमित से झूठा बहाना बना दिया। लेकिन वह क्या करेगी, कहाँ जाएगी? एक सरप्राइज़ देने आई थी विवेक को अपनी 20वीं शादी की सालगिरह पर, लेकिन यहाँ तो विवेक ने ही उसे रिटर्न गिफ्ट दे दिया। तभी वहाँ कुछ बच्चे भीख मांगते हुए आए और वह कुछ खाने के लिए मांग रहे थे। तभी राधिका को ध्यान आया कि वह मोतीचूर के लड्डू बनाकर लाई थी, जिनकी अब शायद कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए वह सारे लड्डू उसने उन भिखारी बच्चों को दे दिए। राधिका का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वह सोच रही थी कि इतने सालों में विवेक के व्यवहार से कभी पता नहीं चला कि उसकी एक अलग दुनिया भी है। लेकिन वह जिस दुनिया से जुड़ी है वह भी तो विवेक की ही दुनिया थी। तो फिर विवेक ने ऐसा क्यों किया? क्या विवेक का मन उससे ऊब चुका था? अगर ऐसा था तो उसने बताया क्यों नहीं? आज विवेक की बेवफाई की सज़ा मैं किसे दूं? उन सास ससुर को, जिनके साथ रहते रहते 20 सालों में इतना गहरा रिश्ता बन चुका था जिसे वह किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती थी। राधिका घर, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ गई कि उसने कभी भी अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हर कोने से मोटापा बढ़ रहा था। लेकिन विवेक को तो शायद कुछ और ही चाहिए था, जो उस मधुमेह है, एकदम सुराहीदार जैसा फिगर। शायद वह तो अब विवेक के लिए एक बोझ बन चुकी है। लेकिन अमित और आशी की जिम्मेदारी तो अभी भी वह उठा रहा था। वह यह सब सोच ही रही थी कि अमित का फ़ोन दोबारा आया। माँ, तुम्हें टिकट मिल गई? तब राधिका ने खुद को संभालते हुए झूठ बोलते हुए कहा, बेटा, मैं अभी लाइन में ही खड़ी हूँ। लाइन बहुत लंबी है, मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। टिकट मिलने के लगभग 1 घंटे बाद की ट्रेन थी। लंबे सफ़र के बाद घर पहुँचते ही दरवाजे पर ही अमित अपनी माँ को गले लगाते हुए बोला, थैंक गॉड माँ, तुम सही सलामत आ गई। तभी आशी ने अनजाने में ही कहा, माँ पापा को सरप्राइज़ देने गई थी, लेकिन खुद ही सरप्राइज़ हो गई। अपनी बेटी की बात सुनकर राधिका बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाई कि तभी उसकी सास आकर बोली, मेरा बेटा सारा दिन घर की जिम्मेदारी के लिए बेचारा इधर से उधर धक्के खाता फिरता है। सुकून से घर की 2 रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। सबकी बातें सुनकर और विवेक के प्रति सबका विश्वास देखकर राधिका अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने वह अपने आंसू निकलने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर था। इसीलिए सामान रखकर बिना किसी से कुछ बोले सीधे बाथरूम में घुसकर नल चलाकर खड़ी हो गई और पानी के साथ अपने आंसुओं को बहाती रही। लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब ज़्यादा देर हो गई तो अमित ने बाहर से आवाज़ लगाई, माँ, कितनी देर लग रही है, क्या कर रही हो? लेकिन राधिका की आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। वह उसे बोलना चाह रही थी कि अभी आ रही हूँ, लेकिन उसके बोल ही नहीं निकल रहे थे। वह लगातार सोचती जा रही थी कि विवेक से दूर रहने के बावजूद भी उसने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस घर को दिया था। अपने प्यार से इस मकान को घर बनाया, सबके दिलों में प्यार का एहसास जगाया। लेकिन आज उसे इस मकान में सिर्फ दीवारें ही नजर आ रही थीं। वह चीख चीख कर विवेक से पूछना चाहती थी कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद अमित फिर से आवाज़ लगाने ही वाला था कि राधिका ने दरवाज़ा खोला
और डांटती हुई बोली, सफ़र की थकान है, थोड़ी देर पानी डालकर अपने आप को शांत कर रही थी। तुम भी ना, कितनी जल्दी बेचैन हो जाते हो। लेकिन अमित को अपनी माँ की बातें कुछ खटक रही थी। उसे अपनी माँ का चेहरा भी कुछ बुझा हुआ दिख रहा था, कि जैसे माँ बहुत रोई हो। लेकिन फिर वह खुद को समझाते हुए कि शायद सफ़र की थकान है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है, उसने अपने मन के विचारों को झटक दिया। फिर वह राधिका से बड़े ही प्यार से बोला, माँ तुम बहुत थक गई हो, चलो मैं तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लो। आज राधिका ने मना भी नहीं किया, क्योंकि उसका मन और जी दोनों ही जल रहे थे। वह आंखें बंद करके पलंग पर लेट गई, लेकिन विवेक और मधु का चेहरा देखते ही वह आंखें खोल देती। जैसे ही आंखें बंद करती, उन दोनों का चेहरा ही उसके सामने आता। कुछ देर में अमित भी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ गया और बोला, ये लो माँ, यह कॉफ़ी पी लो। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना, मुझे माफ़ कर दो। अमित को ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी हद तक पसंद है, और जब भी वह खुद के लिए बनाता तो अपनी माँ को भी ज़रूर देता है। अमित की बात सुनकर भी राधिका ने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह कुछ बोलने की कोशिश करेगी तो उसके शब्दों से पहले उसके आंसू बाहर निकल आएंगे, और वह अपने बेटे के सामने रोना नहीं चाहती थी। अमित ने समझा कि माँ बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, इसीलिए उसने उन्हें अकेले आराम करने के लिए छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन आराम, अब राधिका आराम कैसे करती? अब दिमाग पर जोर देते देते दिमाग फटने को तैयार हो रहा था। नींद भी राधिका की आंखों से कोसों दूर थी। अमित तो समझदार था, लेकिन आशी, वह तो उसके पास जाकर इधर उधर की बातें करने लगी। राधिका कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। उधर मधु का मुंह भी फूला हुआ था, क्योंकि उसे भी कुछ शक हो गया था। विवेक उससे लगातार बातें करना चाह रहा था, लेकिन मधु ने उससे एक दूरी बना ली। वह समझ चुकी थी कि अब विवेक जब भी कुछ बोलेगा, झूठ ही बोलेगा। 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मंदिर में विवेक और मधु ने 3 साल पहले शादी की थी। कितनी आसानी से वह विवेक के झांसे में आ रही थी, उसकी एक एक बात पर आंख मूंदकर भरोसा कर रही थी। सुबह वह औरत कौन थी पूछने पर बातों को बहुत घुमाने के बाद अंत में विवेक को सच्चाई बतानी ही पड़ी। विवेक हर महीने अपने घर पैसे भेजता था, यह बात तो मधु को मालूम थी, क्योंकि उसने यह कह रखा था कि मेरे माता पिता किसी रिश्तेदार के पास रहते हैं, तो उनकी ज़रूरत के लिए मैं खर्चा भेजता हूँ। मधु ने तो कई बार कहा भी था कि अपने माता पिता से मुझे भी मिलवाओ, लेकिन विवेक हर बार यह कह देता कि तुम हमारी कास्ट की नहीं हो और मेरे माता पिता तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलवाना चाहता। जिस कंपनी में विवेक काम करता था, मधु भी वहीं काम करती थी। दोनों को वहीं एक साथ काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया। 5 साल लिव इन रिलेशन में रहने के बाद 3 साल पहले उन दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन आज सारी हकीकत मधु के सामने थी। लेकिन मधु राधिका की तरह कमज़ोर नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वह सेल्फ डिपेंड थी। दूसरा, यहाँ पूरी गलती विवेक की थी। उसने बड़ी आसानी से विवेक को धमकी देते हुए अपने सारे सामान के साथ घर छोड़ दिया था। विवेक अपना सर पकड़कर बैठ गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने मधु को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मधु नहीं रुकी और वह उसे तलाक की धमकी देकर चली गई। साथ ही उससे कहा कि वह उससे पूरा हर्जाना लेगी और पुलिस में भी उसकी रिपोर्ट करेगी। या तो उसे वह 20 लाख रुपए दे, नहीं तो वह उसे जेल भेज देगी। अब विवेक के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ गई थी। सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि वह 20 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करेगा। लेकिन इंतजाम तो उसे करना ही था, नहीं तो उसे जेल हो जाती। इधर राधिका की चुप्पी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिन हो गए थे, लेकिन राधिका गुमसुम सी रहती थी। उसकी इस चुप्पी को कोई समझ पा रहा था तो वह था अमित। वह उससे बार बार पूछता तो वह घबराते हुए बातों को बनाना शुरू कर देती और कुछ न कुछ झूठ बोलती रहती। वह हर बार अमित की नज़रों से बचने का प्रयास कर रही थी। राधिका की हालत को देखकर अमित अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पापा को सरप्राइज़ देने के चक्कर में मम्मी को परेशान कर दिया, इसीलिए मम्मी दुखी है, क्योंकि उनके मन में पापा से मिलने की ललक उठ चुकी थी। और अब जब वह उनसे नहीं मिल पाई
तो वह दुखी थी और इस बात के लिए वह अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। इधर 3-4 दिन ही बीते थे कि विवेक ने घर में कदम रखा। विवेक के पांव रखते ही उसके माता पिता दोनों ही खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर आशी भी पापा पापा की रट लगाए विवेक के आगे पीछे घूम रही थी। माँ तो राधिका से अपने बेटे की पसंद के पकवान बनाने के लिए बोलकर लल्ला लल्ला कहकर उसके आसपास घूमे जा रही थी। बाबूजी ने भी उससे उसके शहर मुंबई का हालचाल पूछा। कुछ देर उसके पास बैठने के बाद सब धीरे धीरे अपने कामों में लग गए। माँ बाबूजी भी अपने कमरे में चले गए। इधर विवेक राधिका को तिरछी निगाहों से बार बार देख रहा था, लेकिन राधिका को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसको व्यस्त देखकर विवेक खुद राधिका के पास चला गया, लेकिन राधिका ने अपना रास्ता बदल लिया। उसकी सास ने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ बनाने के लिए कहा था, लेकिन आज सिर्फ उसने वही बनाया जो उसे और उसके बच्चों को पसंद था। रात के व्यंजनों को देखकर राधिका की सास उस पर गुस्से में बरस पड़ी कि इसमें एक भी खाना ऐसा नहीं है जो मेरे बेटे की पसंद का हो। मैंने तुझे कहा था कि मेरे बेटे की पसंद की चीज़ें बनाना, पर तूने नहीं बनाई। इस बात के लिए वह उन्हें डांटे जा रही थी। राधिका समझ रही थी कि एक माँ के लिए इतने महीनों बाद अपने बच्चे को देखने की खुशी क्या होती है। हर माँ बाप को बेटे से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। बेटा चाहे साथ रहे या न रहे, बहू चाहे अपना जी जान लगा दे, फिर भी बेटा बेटा ही होता है। इसीलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। इधर अमित अपनी माँ के बदले रवैये को देख रहा था। पहले पापा के आने की खुशी में जिस माँ के हाथ अलग अलग पकवान बनाते हुए रुकते नहीं थे, वही आज इतनी बदली हुई क्यों है। लेकिन अमित ने अभी पूछना जरूरी नहीं समझा। वह जानता था कि उसकी माँ जो भी कर रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ कोई बड़ी वजह तो जरूर है। वह अपने पापा के चेहरे को भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि कहीं इन दोनों के बीच में कोई बात तो नहीं हुई है, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। इधर रात का खाना खाने के बाद विवेक को पता था कि अब राधिका कमरे में तो आएगी ही, तब उससे बात कर लूँगा। लेकिन राधिका के मन मस्तिष्क में तो कुछ और ही चल रहा था। इधर विवेक राधिका का वेट कर रहा था और उधर आशी भी अपनी दादी के पास सोने चली गई, क्योंकि उसे दादी के पास ज़्यादा अच्छा लगता था। दादी उसे कहानियाँ सुनाती थीं और कहानियों के साथ साथ उसके सिर में प्यार से उंगलियाँ फिराती थीं, जिससे उसे सोने में बड़ा मज़ा आता था। इधर अमित भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। उसके बाद राधिका रसोई में बिखरे बर्तनों को समेटकर रसोई साफ करने लगी। सब काम निपटाने के बाद राधिका अमित के कमरे में जाकर उससे बोली, बेटा आज मैं यहीं सोना चाहती हूँ। राधिका की यह बात सुनकर अमित ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और पूछा, क्या बात है माँ, पापा से नाराज हो क्या? कोई अनबन हुई है क्या? अमित के इतना बोलने की देर थी कि राधिका की आंखें छलछला गईं। अमित ने प्यार से उसके पास आकर कहा, माँ बताओ ना क्या बात है? कुछ तो है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो। बताओ ना क्या बात है माँ? अमित की बात सुनकर राधिका कांपते होठों से बोली, कुछ नहीं बेटा, मुझे सोने दे, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। ऐसा कहकर वह चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। अमित अपनी माँ की दशा को देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने माँ के कहने पर लाइट ऑफ तो कर दिया, लेकिन नींद ना तो राधिका की आंखों में थी और ना ही अमित की। इधर विवेक कभी घड़ी की सुइयों को देख रहा था तो कभी दरवाजे को। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब राधिका कमरे में नहीं आई तो विवेक उसे बाहर खोजने लगा। कभी रसोई में देखा तो कभी बाथरूम की तरफ। उसने माँ के कमरे में जाकर देखा तो वहाँ माँ बाबूजी के साथ आशी सो रही थी। वह समझ गया कि राधिका अमित के कमरे में होगी। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अमित के कमरे से राधिका को बुला ले। इधर राधिका अपनी साड़ी के आंचल को अपने मुंह में दबाए रखी थी कि कहीं उसकी सिसकियां अमित न सुन ले। आज विवेक को देखकर उस दिन के घाव फिर से दर्द देने लगे। अपनी माँ के व्यवहार को देखकर अमित भी यह अंदाजा लगा रहा था कि माँ पापा के बीच कुछ तो हुआ है, और वह भी कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा है। उसने अपनी माँ का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। राधिका के पास भी हजारों सवाल हैं जिनका जवाब उसे चाहिए था कि आखिर विवेक ने उसका भरोसा क्यों तोड़ा। राधिका अब इस घर में नहीं रहना चाहती थी। विवेक जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ उठा रहा था, उस बोझ के बोझ को
अब राधिका सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन अमित और आशी के बारे में सोचकर वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इस उम्र में उसे नौकरी भी देगा तो कौन। उसका जीवन तो रसोई घर में ही गुजर गया। इन दोनों बच्चों को लेकर वह कहाँ भटकेगी। मायके में जाकर भी वह नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि मायके में भी केवल 2 दिन की ही इज्जत होती है। ज़्यादा दिन रहकर वह अपना सम्मान नहीं खोना चाहती थी। आज विवेक को अपने सामने देखकर उसे विवेक से घृणा हो रही थी। 20 साल का प्यार, विश्वास, सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा था। 1000 सवाल थे राधिका के मन में, और उन सब का जवाब उसे खोजना था। माँ को लगातार करवटें बदलते देखकर अमित ने अंदाजा लगा लिया कि उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं है। कोई बात तो है जो माँ को परेशान कर रही है, लेकिन माँ अभी उसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तैसे रात गुजर गई। अगले दिन की सुबह की शुरुआत राधिका की रसोई घर से हुई, और विवेक जानता था कि राधिका घर में सबसे पहले उठती है। रात से इसी समय का कब से वेट भी कर रहा था, और सुबह सुबह राधिका को रसोई में देखकर वह राधिका के पास जाकर कहता है, राधिका क्या बात है, नाराज हो तुम मुझसे। लेकिन विवेक के लिए अब राधिका के कान के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। विवेक लगातार उससे बात कर रहा था, लेकिन राधिका उसे लगातार इग्नोर कर रही थी, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए विवेक को आए हुए, लेकिन राधिका से उसकी कोई बात नहीं हो पाई। विवेक जानता था कि राधिका अभी गुस्से में है, इसीलिए सुन नहीं रही है। लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो राधिका को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी राधिका एक घरेलू महिला है जो कुछ दिन गुस्सा तो रह सकती है, लेकिन उसके लिए कोई फैसला नहीं कर सकती। इसमें और मधु में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ दिनों के बाद विवेक चला गया, लेकिन इधर ऑफिस में पहुंचकर आज उसे वहां का माहौल बिगड़ा बिगड़ा दिखाई देता है। सभी लोग उसे बहुत ही टेढ़ी नज़रों से देख रहे थे। वह उनकी टेढ़ी नज़रों का सामना नहीं कर पा रहा था, और उसका पूरा ध्यान तो केवल मधु की तरफ था। वह मधु के केबिन की तरफ देख रहा था। मधु अपने केबिन में बैठी आराम से अपना काम कर रही थी। अच्छा सा मौका देखकर विवेक मधु के केबिन में चला गया। उसके बाद अपना पति होने का हक दिखाते हुए मधु से कहता है, मधु ये क्या तुमने सिंदूर नहीं लगाया? और जो हाथों में तुमने चूड़ी पहन रखी थी तुमने वो भी निकाल दी? तुम जानती हो इसका मतलब? तब मधु गुस्से में कहती है, मेरे केबिन में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहाँ से। लेकिन विवेक बेशर्मी से कहता है, अरे निकालने का क्या मतलब है? मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, और सब लोग तुम्हें इस रूप में देखकर क्या सोचेंगे? मधु गुस्से में पलटकर कहती है, क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम्हारी क्या असलियत है। तुम एक धोखेबाज हो। यह सुनकर विवेक को झटका लगा कि उसने ऑफिस में सबको सब कुछ सच सच बता दिया, इसीलिए सब लोग उसे इस तरह घूर रहे थे। फिर भी विवेक मधु से बोला, मधु ये तुमने क्या किया? मुझे कुछ समय तो देती। तुम इतनी जल्दी कैसे सब कुछ खत्म कर सकती हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुमने यह सिंदूर मिटा दिया। अब मधु गुस्से में लाल होते हुए कहती है, विवेक तुम्हारे होने या न होने का मुझ पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अनजाने में ही एक औरत के सिंदूर को और उसके भरोसे को कुचला है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए नफ़रत के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे लिए मर चुके हो। मधु के इतना बोलने की देर थी कि विवेक ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। थप्पड़ की गूंज से ऑफिस के स्टाफ के कई मेंबर्स वहां चले आए। सब मधु को संभालने लगे, लेकिन इधर मधु ने भी उल्टा विवेक के गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मारा और उससे कहा कि वह उस पर धोखाधड़ी का केस भी करेगी। यह सब देखकर विवेक गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। इधर पापा के जाने के बाद अमित बहुत बेचैन था। वह अपनी माँ से बात करना चाहता था कि आखिर परेशानी क्या है। इधर रात में राधिका कमरे की लाइट को ऑफ कर आंख बंद करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन अमित जानता है कि उसकी माँ की आंखें तो बंद हैं, लेकिन उनमें नींद की कोई गुंजाइश नहीं है। तभी अमित अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, माँ। आवाज़ सुनकर राधिका आंख खोलकर उठ बैठती है और पूछती है, अमित बेटा तुम यहाँ? सब ठीक तो है? अमित बोला, माँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। राधिका जानती थी कि अमित क्या पूछने वाला है, इसीलिए बहाना बनाते हुए कहती है, अमित सो जाओ, रात बहुत हो गई है। लेकिन अमित कहता है, माँ
तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस समय ना तो तुम सो पाओगी और ना ही मैं। तो इससे तो हम दोनों आपस में बात कर लेते हैं। माँ देखो ना, जब भी कोई सवाल मुझे परेशान करता है तो मैं आपके पास ही आता हूँ और फिर उस समस्या का हल हम मिलकर ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन आप किस बात से परेशान हो यह बताओ। अमित की बातें सुनते ही राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ कांपने लगे। वह कुछ कहना तो चाह रही थी, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वह अपने हाथों से एक बार अपने आंसू पोंछकर हकलाती जबान से अमित से कहती है, तेरे पापा, तेरे पापा। इस बात पर ही उसकी जबान अटक गई। अमित बोला, हाँ माँ बताओ, क्या पापा? यह कहते हुए अमित की आंखें बस अपनी माँ के चेहरे पर अटकी थी। वह उसे लगातार रोते हुए देख रहा था। अमित इतना तो समझ गया था कि बात बहुत बड़ी है और पापा से रिलेटेड है। अब उसके मन में भी पापा को लेकर कई सवाल उठने लगे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे माँ की ऐसी हालत हो गई है। कुछ देर में अमित को पकड़कर राधिका जोर जोर से रोकर बोलने लगी, अमित, तुम्हारे पापा ने हम सबको धोखा दिया है। ऐसा कहकर राधिका ने उसके पापा का सारा सच उसे बता दिया। आज सारा सच अमित के सामने था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा भी कर सकते हैं। राधिका अभी लगातार रोए जा रही थी, लेकिन अमित कुछ देर तक बिल्कुल शांत था। अचानक एक प्रश्न अपनी माँ के सामने रखते हुए अमित कहता है, माँ, तुम क्या चाहती हो वह बताओ। ये प्रश्न सुनकर राधिका अमित की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कहना चाहते हो, मैं समझी नहीं। अमित कहता है, हाँ माँ, तुम क्या चाहती हो? ऐसे रो रो कर पापा से बिना बात किए दिन काटना चाहती हो या कुछ और सोचा है? अमित के प्रश्न सुनकर राधिका की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सच में वह क्या चाहती है। लेकिन आज अमित की बातें सुनकर अपनी बात रखते हुए राधिका अमित से कहती है, अमित, अब मैं तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तेरे दादाजी और दादी जी से भी मेरा गहरा रिश्ता है। उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? उन्हें छोड़कर जाना भी तो आसान नहीं है। रात के अंधेरे में कोई तो था जो इन दोनों की बातों को सुन रहा था, जिसे अपने बेटे के धोखे और बहू के सच्चे प्यार के बारे में पता चल रहा था। राधिका रोते रोते बोली, बेटा, लेकिन मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, क्या करूंगी मैं? अभी अमित के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। अभी अमित भी कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं था। इसी तरह रात बीत गई और राधिका सुबह से ही अपने कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन अमित की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी माँ को इस धोखे से आज़ाद करना चाहता था, उसके आत्मसम्मान की लड़ाई में उसका साथ देना चाहता था, लेकिन उसकी उम्र इतनी छोटी थी कि वह अभी कुछ कर भी नहीं सकता था। इधर मधु का रवैया देखकर राधिका का दिल जीतने की कोशिश करने के लिए फिर से विवेक ने घर आने के बारे में सोचा, क्योंकि मधु ने तो एक झटके में अपनी ज़िंदगी से उसका वजूद ख़त्म कर दिया था। अब उसको राधिका पर पूरा भरोसा था कि वह मधु की तरह नहीं है। वह बहुत सोच विचार कर फैसला लेगी और फिर उसके पास मेरे पास आने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। यही सब सोचकर जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने तो उसकी थकान देखकर अपने आंचल से उसके पसीने पहुँचे, लेकिन उसके पिता को विवेक का आना जरा भी पसंद नहीं आया, क्योंकि रात को ही उन्होंने अपने पोते और बहू की सारी बातें सुन ली थीं। इधर विवेक की नज़रें अभी राधिका पर टिकी हुई थीं, उसकी मांग अभी भी भरी हुई थी। ये देखकर विवेक के चेहरे पर एक अहंकार भरी हंसी आ गई। उसके मनोभावों को देखते हुए राधिका के ससुर विवेक से कहते हैं, तुम दोबारा इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए विवेक? कोई वजह है तुम्हारे आने की? विवेक ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, बहुत दिन हुए अपने परिवार से दूर रहा हूँ। अब कुछ समय अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिता उसकी बातों पर बहुत तेज़ी से गुस्सा करते हुए कहते हैं, झूठ बोलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा। विवेक की माँ अपने पति के इस व्यवहार पर गुस्सा होते हुए कहती हैं, आप विवेक को नालायक क्यों कह रहे हो? वह दिन रात अपना खून पसीना जलाता है, उसे ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। अब जब वह हम सबके साथ रहने आया है तो तुम सब उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अपनी पत्नी की बातें सुनकर विवेक के पिता ने सबके सामने विवेक की सच्चाई सबको बता दी।
अमित और राधिका को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता चला। जब राधिका के ससुर ने उसे और अमित को अपनी तरफ आश्चर्य की नज़रों से देखते हुए देखा, तब उन्होंने कहा, बेटा, मैंने रात को ही तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। विवेक ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। उसने अपने घटियापन का परिचय देते हुए सबके सामने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, आप इस गंवार औरत का पक्ष ले रहे हैं। इसे तो घर में बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाना ही आता है। आप भी शायद भूल रहे हो कि मैं आपका सगा बेटा हूँ, ये नहीं। तब उसके पिता कहते हैं, यही तो मेरी बदकिस्मती है कि तुम मेरे बेटे हो और इसी वजह से तुम अभी तक यहाँ खड़े हो। कोई और होता तो उसे अब तक मैं धक्के मार कर यहाँ से निकाल चुका होता। अपने पिता की बातें सुनकर विवेक गुस्से में कहता है, पिताजी, आपको यह इतनी प्यारी हो गई कि इसके लिए आप मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं। तब पिताजी कहते हैं कि प्यारी तो वह शुरू से ही थी, इसीलिए तो उसे अपने घर की बहू बनाया। अब विवेक अहंकार में कहता है, लेकिन खर्च तो मैंने उठाया ना इस परिवार का। विवेक के पिता चीखते हुए बोले, सोच समझकर बोला करो विवेक, अभी पेंशन आती है मेरी, और तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम जरा सा पैसा भेजते हो उससे सारा घर चल जाता है? वो तो बहू बहुत ही हिसाब किताब के साथ खर्च करती है, साथ ही मेरी पेंशन भी चलती है, तब जाकर घर खर्च चलता है। अब विवेक अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है, माँ, देख रही हो पापा मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। इस औरत का साथ दे रहे हैं और मेरा नहीं। विवेक की बातें सुनकर राधिका ने अमित को आशी के साथ बाहर जाने को कहा। अमित के गर्म खून को राधिका पहचानती थी। अपनी माँ के बारे में अपशब्द सुनकर उसका खून खौल उठेगा। पहले तो अमित जाने से मना कर रहा था, लेकिन राधिका के जिद करने पर वह वहाँ से चला गया। उसका खून सच में खौल रहा था, लेकिन अपनी माँ की बातों को ध्यान में रखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। इधर आशी, जो अपने माता पिता की इन सब बातों से अनजान थी, वह अमित से लगातार कुछ न कुछ प्रश्न किए जा रही थी। इधर अपने बेटे की बातें सुनकर विवेक की माँ अपने पति की तरफ देखती हैं। तब उनके पति उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जज्बात में आकर तुम उस इंसान के साथ गलत मत कर देना जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम, प्यार और विश्वास से सींचा है। तुम्हें आज भी अगर एक गिलास पानी की भी ज़रूरत होती है तो वह तुम्हें तुम्हारी बहू लाकर देती है, तुम्हारा यह बेटा नहीं। अपनी आंखों से बेटे के प्यार का पर्दा हटाकर सिर्फ सच का साथ देना। अपने पति की कठोर लेकिन सच्चाई भरी बातों को वह झुठला नहीं सकती थी। राधिका ने इतने सालों में अपने खून पसीना एक करके इस परिवार को सींचा है। अपनी माँ को चुप देखकर विवेक अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम ही बताओ, तुम मेरे साथ हो या इस औरत के साथ? तभी विवेक की माँ उसके गाल पर खींच कर एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, ये औरत क्या लगा रखा है? राधिका नाम है उसका, क्या इतना भी भूल गया? तुम्हारे बच्चों की माँ है यह। अपने गाल पर थप्पड़ खाकर गुस्से में विवेक राधिका का हाथ खींचकर उसे अपने कमरे में ले गया और बोला, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। और अपनी औकात में रहो, ये मत भूलो कि तुम मेरे टुकड़ों पर पल रही हो। अगर मैं पैसे भेजना बंद कर दूँ तो तुम सड़क पर आ जाओगी। विवेक को ये सब बोलते देखकर राधिका चुपचाप वहाँ से अमित के कमरे में चली गई। अमित ने अपने पिता को यह सब बोलते हुए सुन लिया था। इस वक्त विवेक की बातों से राधिका की आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, बल्कि आज वह अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होने के लिए तैयार थी। अमित ने भी अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। वह ठीक से सोच चुका था कि माँ जो भी फैसला लेगी वह उसमें उसका साथ देगा, अपनी माँ के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा और ना ही माँ को पिताजी के सामने हाथ फैलाने को बोलेगा। राधिका के साथ अब अमित भी अपनी माँ के लिए ही सोच रहा था। रात को अपने ससुर के कमरे में जाकर अपना फैसला सुनाती हुई राधिका कहती है, बाबूजी, अब इस घर में मेरा रहना नहीं हो पाएगा। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही उसकी सास बोली, राधिका, ये तुम क्या बोल रही हो? इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। अरे लड़का जात है, भूल हो जाती है। अरे बाहर रहता है, भटक गया, और औरत जात का तो काम ही है अपने पति के किए पर पर्दा डालना। इधर बाबूजी भी चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। तब राधिका बोली, बाबूजी, मेरा इस घर से जाना ही ठीक होगा। ये कहकर बात को आगे ना बढ़ाते हुए राधिका तो चली गई।
लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। सुबह जब उठी तो दरवाज़ा खुला था। शायद विवेक जा चुका था। विवेक के जाने के बाद उसके ससुर ने राधिका को जाने नहीं दिया। बुढ़ापे में अपने पोता पोती से उन्हें दूर न रखने को कहा। राधिका रहने तो लगी, लेकिन अब उस परिवार से वह रिश्ता नहीं बना पा रही थी जो बरसों से उसका था। उसे यहाँ अब परायेपन का एहसास हो रहा था। राधिका के ससुर राधिका का उदास चेहरा देखकर बहुत दुखी होते थे और अब वह बीमार रहने लगे। वे सोचते थे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो राधिका का क्या होगा। अचानक घर से निकलना उसके और उसके बच्चों पर काफ़ी भारी पड़ेगा। उन्होंने अभी के लिए राधिका को यहाँ रोक तो लिया था, लेकिन विवेक के लौटने पर वह यहाँ नहीं रहेगी, ये भी वह समझ चुके थे। सब अपने में ही परेशान थे कि एक दिन उनकी पड़ोसन, जिनके साथ उन सभी का काफ़ी हद तक उठना बैठना था, राधिका के पास आती है और उससे अपना कोई काम करने के लिए कहती है। वह पहले भी राधिका से अपने कई काम निकलवा चुकी थी। राधिका कभी मना नहीं करती थी। वह लगभग राधिका की ही उम्र की थी। आज फिर उसने राधिका से आकर कहा, राधिका, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। राधिका ने विवेक की करतूत के बारे में अभी तक बाहर वालों को नहीं बताया था, तो उनके सामने वह हिम्मत बांधे रहती थी और बोलती है, अब किस प्रॉब्लम में फंस गई मेरी बहन। तब पड़ोसन कहती है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है कल, तुम्हें तो पता ही है, और मैं घर पर काफ़ी सारे मेहमान बुलाए हैं, लेकिन मेरी खाना बनाने वाली एंड वक्त पर धोखा दे गई। वह अभी शहर से बाहर है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम ही खाना बना दो प्लीज़। तुम तो जानती हो इतना काम करना मेरे बस की बात नहीं है। 50 लोगों का खाना बनाने का काम मुझसे नहीं हो पाएगा। वैसे भी मेरे हाथ का खाना तुम्हारे भैया को ही पसंद नहीं आता, तो मेहमानों को क्या खाक पसंद आएगा। अगर तुम खाना बना दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। राधिका कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं बल्कि अपने घर में ही बनाऊंगी, तुम ले जाना। राधिका की बात सुनकर पड़ोसन खुश होकर चली गई, लेकिन पड़ोसन के जाने के बाद राधिका के मन में एक विचार आया और अपने उस विचार के साथ वह अमित के पास पहुंच गई और अमित को पड़ोसन वाली बात बताई। और उसने यह भी कहा कि अगर वह टिफ़िन सर्विस का बिजनेस शुरू कर दे तो थोड़ी सी आमदनी शुरू हो जाएगी और घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। अपनी माँ की बात सुनकर अमित खुश हो गया। फिर राधिका ने जाकर अपने सास ससुर से इस बारे में बात की। वे दोनों भी तैयार हो गए। इधर अमित, जिसे मोबाइल की सारी टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, अपनी माँ की बात सुनकर उसे अचानक एक और आइडिया आया। अब वह कुछ अलग करने की तैयारी करने लगा। दूसरे दिन जब उसकी माँ पड़ोसन के लिए रात के डिनर की तैयारी कर रही थी, तो उसने हर खाने के आइटम की अपने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू किया। राधिका अभी भी अनजान थी कि अमित के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बार बार पूछा कि उसे अचानक आज वीडियो बनाने का क्या सूझा, लेकिन अमित ने बस यही कहा कि उसका मन हो रहा है वीडियो बनाने का। राधिका जानती थी कि मोबाइल अमित की कमजोरी है, इसीलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सब राधिका के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। सबकी बातें सुनकर अमित को एक उम्मीद नजर आ रही थी। वह रात में बैठकर कुछ न कुछ मोबाइल पर करने लगा। इधर राधिका का भी धीरे धीरे टिफ़िन सर्विस का काम शुरू हो गया। अब तो रोज की बात हो गई। अमित और आशी रोज ही कुछ न कुछ फरमाइश करते कि माँ आज यह बना लो, आज वह बना लो। और जब राधिका यह सब करती तो अमित उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता। इधर टिफ़िन में भी जब नई नई तरह की डिश जाती तो लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते और धीरे धीरे राधिका का काम बढ़ने लगा। अब राधिका का हाथ थोड़ा खुलने लगा था। वह भी अपने ससुर जी की घर खर्च में मदद करने लगी। उधर विवेक एक ही ऑफिस में मधु के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन अब ऑफिस में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसे मधु के द्वारा लगाए गए आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा था। घर में पैसे भेजना तो उसने बंद कर ही दिया था, इस उम्मीद में कि जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो राधिका लौटकर उसके पास ही आएगी। लेकिन राधिका ने हिम्मत नहीं हारी थी और धीरे धीरे अपना काम चला रही थी। इधर कुछ दिनों से विवेक का कोई फ़ोन नहीं आया था, तो अचानक से एक दिन राधिका की सासू माँ ने अपने पति से कहा, महीनों हो गए तब से मेरा बेटा घर नहीं आया है, ना ही उसने फ़ोन किया है। आप जरा फ़ोन करके पूछ तो लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्से भरी नज़रों से उन्हें देखते हुए वे कहते हैं, उसने कभी तुम्हारी परवाह की है? तुमने सुना नहीं था क्या बोल कर गया है कि हम उसके पैसे खाते हैं? और देख लो
जब से गया है तब से उसने पैसे तक नहीं भेजे। जब उसे हमारी चिंता नहीं तो हम उसकी चिंता क्यों करें? उस नालायक इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। राधिका को झुकाने के लिए उसको खर्च देना तो बंद कर दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि राधिका बहुत स्वाभिमानी है और देख लो, अपनी मेहनत से वह थोड़े थोड़े पैसे भी कमाने लगी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक अलग फ्लैट खरीद दूँ, जिससे कि वह अगर उसमें जाना चाहे तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। हमारे पास जो ज़मीन पड़ी है मैं उसे बेच दूंगा और फिर उन्हीं पैसों से राधिका के लिए एक छोटा सा फ्लैट खरीद लूँगा। अपने पति की बात सुनकर राधिका की सास भी अब चुप हो गई थी। इधर राधिका भी कुछ परेशान रहती थी, क्योंकि उसके पास जो जमा पूंजी थी धीरे धीरे वह खत्म हो रही थी और अभी उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि अमित और आशी की पूरी पढ़ाई के खर्चे के साथ साथ सारे घर खर्च भी कर ले। लेकिन एक दिन सुबह सुबह अमित उसे गले लगाते हुए पागलों की तरह खुश होता है, तो वह उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो अमित सबके सामने अपने मोबाइल को खोलता है। वह दिखाता है कि उसकी माँ की वीडियो फेमस हो रही हैं और अब उनके 15,000 सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पर भी हजारों में फॉलोअर्स हैं। राधिका को तो इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अपनी माँ की वीडियो पर सब कमेंट्स को पढ़कर अमित सुना रहा था कि उसकी रेसिपी सबको बहुत पसंद आ रही है और उसे एक ब्रांड ने भी पसंद किया है। अब तक उसके अकाउंट में 55,000 जमा हो चुके हैं। राधिका को अमित की बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। सब घर में सब अमित की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आशी के अलावा कोई भी नहीं समझ पा रहा था। तब अमित ने बताया कि वह अपनी मम्मी की रेसिपीज़ की वीडियो बनाकर उनके चैनल बनाकर यूट्यूब और फेसबुक पर पोस्ट करता था। शुरू में इसलिए नहीं बताया कि शुरू में चलने में समय लगता है, इसको पॉपुलर होने में भी समय लगता है, लेकिन 9 महीनों में गाड़ी चल निकली। अगर माँ डेली वीडियो बनाकर नई नई रेसिपी यूट्यूब पर डालेगी तो माँ को उसके लिए पैसे मिलेंगे। अब तक माँ के अकाउंट में 55,000 आ चुके हैं। इसी तरह लोग पसंद करने लगे तो यह लाखों में भी हो सकते हैं। बेटे के मुंह से यह सब सुनकर राधिका की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वह भी कुछ कमा सकती है। अमित ने अपनी मेहनत से उसको एक रास्ता दिखाया था। आज इतनी बड़ी रकम उसकी खुद की मेहनत की थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर अमित ने उसे गले लगा लिया। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलने लगा और लगभग 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में राधिका का चैनल बहुत अच्छे से चल पड़ा। अब राधिका भी मोबाइल पर लगी रहती है और अपने चैनल में नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है। आज उसमें बहुत बदलाव आ गया है। पहले की राधिका और आज की राधिका में बहुत अंतर है। उसके पहनावे, बोलचाल सब में अंतर आ गया है। वह अपने ब्लॉग भी बनाने लगी है, उनमें भी उसकी कमाई होती है। अब घर का खर्च बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगा है। अमित और आशी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक देखकर सबको हैरानी हुई। राधिका ने ही दरवाज़ा खोला तो देखा सामने विवेक खड़ा था। राधिका को देखकर विवेक की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये वो राधिका थी ही नहीं जिसे वह छोड़कर गया था। आज की राधिका तो एक मॉडर्न राधिका दिखाई दे रही थी। राधिका ने जैसे ही विवेक को देखा, वह मुंह फेर कर अपने कमरे में चली गई। विवेक की हालत बिगड़ चुकी थी। वह बहुत ही दुबला पतला और कमज़ोर दिखाई दे रहा था। अपने बेटे की स्थिति को देखकर उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले गई। अपनी माँ की उजड़ी मांग देखकर विवेक समझ गया कि उसके बाबूजी अब नहीं रहे। तब माँ ने बताया कि तूने जो राधिका के साथ किया, उस गम को तेरे बाबूजी सहन नहीं कर पाए और 1 साल पहले हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। राधिका तो कब का घर छोड़कर चली जाती, लेकिन मुझे अकेला छोड़ने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। इसीलिए अब तक वह यहाँ रह रही है और तेरी गलती की वजह से तेरे बाबूजी ने सारा कुछ राधिका के नाम कर दिया है। लेकिन आज विवेक को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी एक गलती ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ना ही नौकरी रही और ना ही इज्जत, और मधु की कही हुई रकम न दे पाने के कारण वह कई महीने जेल में गुजार कर आया है। राधिका जानती थी कि एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है। इसीलिए शाम को बच्चों के आने के बाद राधिका ने फैसला किया कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। तब उसकी सास बोली, बेटा
मैं जानती हूँ कि तू विवेक को कभी माफ़ नहीं कर सकती, इसीलिए अब मैं तुझे यहाँ रहने के लिए भी नहीं कहूँगी। लेकिन जाने से पहले अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेती जा। राधिका कुछ समझी नहीं। तब उसकी सास ने उसे फ्लैट के पेपर और एक चाबी दी और कहा, तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीदा था कि अगर कभी विवेक के आने के बाद तुम्हें घर छोड़ना पड़े तो तुम उस फ्लैट में आसानी से रह सको। अपने बाबूजी के इस प्यार को देखकर उसकी आंखें भर आईं और उसने भरी आंखों से अपनी सास से विदा ली। विवेक उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन आज उसे रोकने के सारे हक वह गंवा चुका था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राधिका का फैसला सही था या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और विवेक को जो सज़ा मिली वो कम थी या उसे और सज़ा मिलनी चाहिए थी? साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।